आइए बच्चों, जैसा कि कल तक हमने मगध पहुंचने की यात्रा कर ली थी। 16 महाजनपदों का जो क्षेत्र है, विस्तार क्षेत्र कहाँ पर है वर्तमान में, लगभग उसको देख लिया था। एक महाजनपद जिसे हमें पढ़ना है और जिसके सहारे आगे का इतिहास हमें पढ़ना है, उसको यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके सिलेबस में, बुक में बहुत शॉर्ट में मगध का उत्कर्ष दे दिया गया है, उसके आगे नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा डिटेल में जाके आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे मगध साम्राज्य में प्रारंभिक शासक कौन से हुए और फिर किसको किसने पराजित किया और कैसे वो आगे बढ़ते गए, बढ़ने के बाद कैसे वो विस्तृत साम्राज्य बन गया और विस्तृत साम्राज्य बनने के साथ साथ कैसे मौर्य वंश की स्थापना हो गई, कैसे उस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उस बने बनाए साम्राज्य पर, जो विस्तृत साम्राज्य था मगध का, उसको कैसे अपने कब्जे में ले लिया। ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मगध का उत्कर्ष। तो इसका जो पहला राजवंश है, पहला राजवंश जो है हम उसको देख लेते हैं। तो ठीक है, तो शुरुआत जो होती है वो होती है हर्यक वंश से। ठीक, हर्यक वंश से शुरुआत होती है और इस वंश का जो शासन है, इससे पहले मगध को देख लेते हैं। मगध, इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी उसको देखें, क्योंकि इस पे प्रश्न आ जाता है कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी, या कभी कभी पूछ लेते हैं कि मगध की जो अंतिम राजधानी थी वो क्या थी। तो प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी राजगृह। राजगृह या गिरिव्रज या गिरिव्रज, ठीक, ऐसे गिरिव्रज। ठीक, तो मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। ठीक, इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण वंशों को देखेंगे हम। महत्वपूर्ण वंश जिन्होंने इन पे शासन किया है उसको देखेंगे। तो जो हर्यक वंश है वो 544 से, यानी 544 से 412 ईस्वी तक शासन करता है। इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है या प्रथम शासक, इसकी स्थापना करने वाला जो है वो था बिंबसार। बिंबसार, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबसार और बिंदुसार दो चीजें मिलेंगी, आपको बिंबसार देखना है, बिंदुसार नहीं। बिंबसार शासक होता है, इस वंश की स्थापना करता है, हर्यक वंश की, बिंबसार। और इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक, अपने साम्राज्य को आगे तक बढ़ाने के लिए, विस्तृत करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसी क्रम में इसके बाद इसका पुत्र होता है, बिंबसार के बाद इसका बेटा होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ये बिंबसार की हत्या कर देता है और हत्या करके शासक बनता है, शासक बनता है। ठीक, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसने साम्राज्य विस्तार के लिए बिंबसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। वैवाहिक संबंध स्थापित करने के क्रम में इसने अंग महाजनपद के शासक प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया था। ठीक, अब बिंबसार ने साम्राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इस क्रम में अंग महाजनपद के शासक प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया। लेकिन होता क्या है कि अजातशत्रु जो इसका बेटा है, हालांकि ये इस पत्नी से उत्पन्न बेटा नहीं था, ये बेटा जो इसका है वो इसकी हत्या कर देता है। ऐसे में
जो अंग महाजनपद के शासक प्रसेनजित हैं वो नाराज हो जाते हैं और बिंबिसार को जो दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र दिया था, बिंबिसार को प्रसेनजित ने विवाह के संबंध स्थापित होने के बाद काशी का क्षेत्र दहेज में दे दिया था, उसको ये पुनः वापस ले लेते हैं। और ऐसी स्थिति में ये अजातशत्रु जाकर युद्ध करता है और युद्ध में दो महत्वपूर्ण हथियारों का प्रयोग करता है, रथ मूसल व महाशिला कंटक। ठीक, आप लोगों ने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि रथ के पहिए में तलवार लगे थे, उसमें तरह तरह के हथियार आपको दिखाई पड़ेंगे, एक फेंक के फिर पैर में फंस जाता है वैसे वाले, तो ऐसे दो हथियार वहां पर आपको दिखाए गए हैं। तो ये रथ मूसल और महाशिला कंटक, इन दो हथियारों का प्रयोग पहली बार अजातशत्रु ने ही किया था। ठीक, अजातशत्रु के बाद शासक होता है उदयन। ठीक, अजातशत्रु के बाद शासक होता है उदयन। अब ये जब उदयन शासक बनता है तो उदयन का जो शासन है वो 444 से 412 ईस्वी तक चलता है। ठीक, 444 से 412 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। 544 से ये बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी तक शासन करते हैं, 92 तक। और अजातशत्रु 492 से 444 ईसा पूर्व तक। ठीक, इस तरह हम देखते हैं कि हर्यक वंश जो है उसमें 3 शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये तीनों मिलकर 412 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक, 412 के बाद उदयन की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद शिशुनाग, नाम सुना होगा, शिशुनाग उदयन की हत्या कर देता है और शासक बनता है। ठीक, शिशुनाग, और जिस वंश की स्थापना करता है उसका नाम होता है शिशुनाग वंश। ठीक है, इस तरह से मगध साम्राज्य का दूसरा राजवंश शिशुनाग वंश स्थापित हो गया। शिशुनाग वंश में शिशुनाग शासक करता है, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है काला शोक। ठीक, शिशुनाग 412 से 424 से इस वंश का 324 पूर्व। ठीक, शिशुनाग वंश का जो शासन है वो 412 से शुरू होता है, यहाँ तक 412 तक हम लोग पहुंचे थे, 412 से शुरू होता है और 324 ईसा पूर्व तक जाता है। ठीक, अब इस वंश का जो अगला शासक है कालाशोक, इसकी छुरा घोंपकर हत्या कर दी जाती है। ठीक, हत्या कर दी जाती है और उसी समय एक छोटे से प्रांत या क्षेत्र में शासन कर रहा एक व्यक्ति होता है महानंदिन। इसी याद रखना, महानंदिन और महापद्मनंद दो लोग हैं। महानंदिन जो है वो नंद वंश की स्थापना करता है, और जो महापद्मनंद है ये इस नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। ठीक, तो इतना याद रखना कि महापद्मनंद इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है और महानंदिन जो है वो इसकी स्थापना करता है। महानंदिन की हत्या महापद्मनंद कर देता है और स्वयं शासक बन जाता है। ठीक, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है घननंद। घननंद है, कहीं कहीं घनानंद भी मिलता है। ठीक, तो घनानंद भी याद रखिए। ये प्रांतीय शासक जो है वो 344 ईसा पूर्व से ही
सक्रिय थे, लेकिन मगध पर इनका अधिकार होता है 324 के करीब। और थोड़े से समय में ही उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की मदद से इसकी हत्या कर देते हैं और मगध पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसमें हमको एक सीरियल ऑर्डर याद रखना है, प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है उसका जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है इसकी, तो सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग और उसके बाद नंद वंश। ठीक, ये तीन आपके महत्वपूर्ण हैं, इनको तीनों को ध्यान रखना है। पहले हर्यक, फिर शिशुनाग और फिर नंद वंश। नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं और इस मगध पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक, इस अधिकार कर लेने के बाद से हमें मौर्य वंश को पढ़ना है और साथ ही साथ मगध का जो विस्तृत स्वरूप सामने आया, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार करने का प्रयास किया या उसको प्राप्त करना चाहते थे, लालसा मन में आई, उसका क्या कारण था, क्यों इतना भरा पूरा था मगध, और सिर्फ मगध ही क्यों भरा पूरा था, और क्षेत्र क्यों नहीं थे, इस पे एक बार विचार कर लेना आवश्यक है। तो पिछले वाली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि इसका जो राजनीतिक परिवर्तन था, सामाजिक परिवर्तन था, ये सारा क्या था, इसका जो क्षेत्रफल था, जो मगध का साम्राज्य है, इसका क्षेत्र नदियों के आसपास बसा हुआ क्षेत्र था, जिससे वहां पर परिवहन की व्यवस्था बेहतर थी, जिस कारण वहां पर यातायात की सुविधाएं हुआ करती थी। साथ ही साथ उत्पादन बेहतर होता था, उत्पादन बेहतर होने से अधिशेष बचता था, और अधिशेष बचने के कारण लोग बाहर के क्षेत्रों में उसको बेचने के लिए जाते थे और बाहर से व्यापारी इसको खरीदने के लिए भी आते थे। ऐसे में धन का एक प्रवाह हुआ उस क्षेत्र में। साथ ही साथ जो क्षेत्र मगध बिहार का क्षेत्र है, वहां पर लोहे की प्रचुरता थी, लोहा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, तो वो जो उच्च कोटि का बेहतर लोहा जो अच्छा इनको प्राप्त हुआ, उससे इन्होंने महत्वपूर्ण हथियार बनाए, ढाल, तलवार, बर्छी, तीर, भाले, ये सारे हथियार बनाए, जिससे इन्होंने बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त की। साथ ही साथ उस लोहे का प्रयोग कृषि क्षेत्र के लिए भी किया, कृषि क्षेत्र के साथ साथ नावें बेहतर बनाई। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ कृषि में, व्यापार में, सैन्य साजो सामान में, जो लोहे का बड़े स्तर पर प्रयोग आरंभ होता है, ये कहीं ना कहीं इसको शक्तिशाली बनाता है और आसपास के क्षेत्रों पर विजय करने के लिए इसको सक्षम बनाता है। ठीक, तो इस तरह से ये समाप्त होता है। आगे हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे।